आज हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की और शायद हमारे कानून की कुछ बहुत ही असहज करने वाली सच्चाइयाँ दिखाता है। ये कहानी है 24 साल के एंजल चकमा की। त्रिपुरा का एक MBA छात्र जिसके कुछ सपने थे, जो देहरादून में पढ़ने आया था और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ये मामला सिर्फ एक दुखद अंत की कहानी नहीं है। ये उन वजहों की कहानी है जो इस अंत तक ले गईं। ये कहानी है उन शब्दों की, उस नफरत की और उस कानूनी खालीपन की जिसने शायद एंजल को अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एंजल के साथ उस रात क्या हुआ था। हम इस घटना के बहाने भारत में जो पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव होता है ना, उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारा कानून, जिसे हम हेट क्राइम कहते हैं, उसे पहचानने में इतना नाकाम क्यों है। और इस पड़ताल के लिए हमारे पास सिर्फ अखबार की कटिंग्स नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के दस्तावेज हैं, हेट क्राइम पर एक अकादमिक रिसर्च पेपर है। अच्छा। और इस मुद्दे पर बनी सरकारी समितियों की वो रिपोर्टें भी हैं जिन पर शायद धूल जम रही है। तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस रात पर वापस चलते हैं। तारीख थी 9 दिसंबर 2025। जगह देहरादून का सैलाकुई इलाका। 24 साल का एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ घर का कुछ सामान खरीदने निकला था। मतलब एक बिल्कुल आम सी शाम थी, जो कुछ ही पलों में खौफनाक बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नशे में धुत लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। और वजह सिर्फ ये कि एंजल और माइकल का चेहरा, उनके नैन नक्श उन हमलावरों को अलग लगे। वो पूर्वोत्तर से थे और बस इतनी सी बात उनके लिए एक गाली बन गई। और ये गालियां भी कोई आम गालियां नहीं थीं। चाइनीज, चिंकी, मोमो, ये वो शब्द हैं जो सिर्फ अपमान नहीं करते, ये किसी के पहचान को मिटाकर उसे एक मजाक में बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये वो शब्द हैं जो पूर्वोत्तर के लाखों भारतीय देश के दूसरे हिस्सों में लगभग रोज सुनते हैं। और जब एंजल ने इसका विरोध किया तो बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रही। नहीं, विरोध करते ही वो लोग हिंसक हो गए। और ये कोई मामूली मारपीट नहीं थी। हमलावरों ने एंजल पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला किया। बाप रे। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि उन्हें धातु के कड़े से भी मारा गया। चोटें बहुत गंभीर थीं, खासकर गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर। और इसी हमले के बीच एक ऐसी बात हुई जो दिल दहला देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है, उसके अनुसार जमीन पर गिरे हुए, दर्द से कराहते हुए एंजल ने हमलावरों से सिर्फ एक बात कही थी। उसने कहा, हम भारतीय हैं, हमें ये साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये सोचकर भी रूह कांप जाती। एक इंसान अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपनी नागरिकता की एक तरह से भीख मांग रहा है। और वो भी तब जब उसकी जान ली जा रही है। ये शायद उसकी तरफ से अपनी संवैधानिक पहचान का आखिरी दावा था। एक ऐसा दावा जिसे किसी ने नहीं सुना। लगभग 16-17 दिन तक एंजल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और फिर 25-26 दिसंबर के आसपास उसकी मौत हो गई। और यहीं से ये कहानी एक अपराध की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा उलझ जाती है। क्योंकि इससे घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक कहानी एंजल के परिवार और छात्र संगठनों की है और दूसरी कहानी पुलिस की। हाँ, और इन दोनों कहानियों का फर्क ही इस मामले के असली पेच को उजागर करता है। एंजल के परिवार और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर, मतलब DSAM जैसे छात्र संगठन, वो इसे साफ साफ एक नस्लीय हमला, एक हेट क्राइम बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि ये पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ जो सिस्टमिक रेसिज्म है ना, मतलब जो व्यवस्था में ही घुला हुआ नस्लवाद है, हाँ, उसी का नतीजा है। परिवार ने तो ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में FIR लिखने में भी आनाकानी की। लेकिन पुलिस का वर्जन इससे बिल्कुल अलग है। देहरादून के SSP अजय सिंह ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उनकी शुरुआती जांच में नस्लीय गाली गलौज का कोई सबूत नहीं मिला। FIR में भी इसका जिक्र नहीं था। अच्छा। उनके मुताबिक ये नस्लवाद वाली बात घटना के लगभग 15 दिन बाद सामने आई, जब मामला तूल पकड़ने लगा। और FIR में देरी पर भी पुलिस का अपना एक तर्क है। उनका कहना है कि शिकायत घटना के 24 घंटे बाद मिली और आरोपी कौन थे ये पता नहीं था, अज्ञात थे। हाँ, इसलिए कानून के हिसाब से पहले तथ्यों की जांच करना जरूरी था। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। वो ये कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनमें से एक खुद मणिपुर का है और एक नेपाल का।
क्या? हाँ, ये जानकारी सामने आते ही एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हमलावरों में से एक खुद उसी क्षेत्र का है, तो क्या इसे पूरी तरह से एक नस्लीय हमला कहा जा सकता है? ये तो बहुत अजीब बात है। ये इस मामले को ब्लैक एंड व्हाइट से निकालकर एक ग्रे एरिया में ले आता है। तो एक तरफ परिवार है जो कह रहा है कि ये नफरत की वजह से कोई हत्या है, दूसरी तरफ पुलिस है जिसे ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं। ये हमें इस मामले की असली जड़ तक ले जाता है कि क्या हमारे कानून में इस तरह की नफरत को पहचानने, उसे नाम देने का कोई तरीका है भी या नहीं? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यहीं पर हमारे कानूनी सिस्टम की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। हम और आप भले ही से हेट क्राइम कह रहे हो, लेकिन भारतीय कानून की किताबों में हेट क्राइम या नस्लीय हिंसा जैसा कोई अलग अपराध परिभाषित ही नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई समर्पित कानून नहीं है जो सिर्फ इसलिए की गई हिंसा पर लागू हो क्योंकि हमलावर पीड़ित की पहचान से नफरत करता है। हैरान करने वाली बात है। तो फिर ऐसे मामलों में पुलिस करती क्या है? कौन सी धाराओं में केस दर्ज होता है? ज्यादातर ऐसे मामलों में आईपीसी की कुछ पुरानी धाराओं का सहारा लिया जाता है, जैसे धारा 153A जो धर्म, जाति वगैरह के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने को अपराध मानती है। ठीक है। या फिर धारा 295A जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में है। लेकिन इन धाराओं में एक बुनियादी दिक्कत है ना, ये उस अपराध को नहीं पकड़ पाती जो एंजल के साथ हुआ। बिल्कुल। दिक्कत ये है कि ये सभी कानून पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित हैं। इनका मकसद समाज में बड़े पैमाने पर होने वाले झगड़ों को रोकना है। अच्छा। ये कानून किसी एक व्यक्ति को उसकी पहचान की वजह से निशाना बनाए जाने को एक अलग तरह का अपराध नहीं मानते हैं। हाँ, SC/ST एक्ट जैसे कुछ विशेष कानून हैं, लेकिन वो हर तरह की पहचान जैसे कि नस्लीय या क्षेत्रीय पहचान को कवर नहीं करते हैं। मतलब हमारा कानून एक भीड़ द्वारा किए गए दंगे और एक व्यक्ति पर उसकी पहचान की वजह से हुए नफरती हमले में ठीक से फर्क ही नहीं कर पाता। जब कानूनी अंधा हो तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या किसी ने इस सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश की है? हाँ, और ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने इसी कानूनी खालीपन को भरने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। उनकी मांग बहुत सीधी है। नस्लीय हिंसा को एक अलग संवैधानिक गलती मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रॉन्ग के तौर पर मान्यता दी जाए। संवैधानिक गलती, ये एक बहुत ताकतवर शब्द है। इसका मतलब ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि संविधान के दिए बराबरी के अधिकार पर हमला है। सही कहा। याचिका में ये भी मांग की गई है कि रेशियल स्लर यानी नस्लीय फप्ती कसने को ही एक अलग हेट क्राइम माना जाए। साथ ही ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक नेशनल नोडल एजेंसी और हर राज्य में स्पेशल पुलिस यूनिट बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। ये एक तरह से पूरे सिस्टम को बदलने की मांग है। और इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि एंजल चकमा का मामला कोई एक अकेली अनोखी घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़े और दर्दनाक पैटर्न का हिस्सा है। हमें 2014 में दिल्ली में हुई नीडो तानियम की मौत आज भी याद है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इतने सालों बाद भी लगता है कुछ बदला नहीं है। समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे पास जो रिसर्च पेपर है वो बताता है कि पूर्वोत्तर के भारतीयों को उनके मंगोलॉइड चेहरे की विशेषताओं की वजह से अक्सर बाहरी, अजनबी या विदेशी के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। ये अदरिंग की एक प्रक्रिया है, यानी किसी को हम से अलग दूसरा समझने और बनाने की प्रक्रिया। और ये अदरिंग सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती, ये शब्दों और व्यवहार में उतर आती है। चिंकी, मोमो, चाउमीन, ये शब्द सिर्फ मजाक नहीं है। ये किसी के पहचान को उसके खाने या उसके चेहरे तक समेट देने की कोशिश है। सही बात है। उनके पहनावे का मजाक उड़ाया जाता है, उनके खाने को बदबूदार कहा जाता है। ये हर रोज होने वाली छोटी छोटी हिंसा है जो बड़े अपराधों के लिए जमीन तैयार करती है। और सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। मीम्स, जोक्स और ऑनलाइन कमेंट्स के जरिए इन पूर्वाग्रहों को और मजबूत किया जाता है, उन्हें नॉर्मल बनाया जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला माहौल बनाते हैं जहां एंजल चकमा जैसी घटनाएं सिर्फ संभव नहीं बल्कि अपरिहार्य लगने लगती हैं। इसी संदर्भ में चकमा समुदाय के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। ये एक स्वदेशी जातीय समूह है जो मूल रूप से बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं। भारत के बंटवारे और उसके बाद हुए उत्पीड़न की वजह से हजारों चकमा लोगों को अपनी जमीन छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों
खासकर त्रिपुरा और मिजोरम में शरण लेनी पड़ी, और वहां भी उन्हें नागरिकता और अपने अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो ये सिर्फ नस्लीय भेदभाव का मामला नहीं है। इसके पीछे विस्थापन, पहचान और अपने ही देश में पराया समझे जाने का एक जटिल और दर्दनाक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है। समाज में इतनी गहरी समस्या है, कानून में इतना बड़ा खालीपन है, तो क्या इसका कोई हल है ही नहीं? क्या पहले कभी इसे ठीक करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई? यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे दुखद पहलू सामने आता है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। असल में इस समस्या का एक पूरा खाका, एक पूरा रोड मैप आज से कई साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। आप 2014 में बनी MP बेसबरुआ समिति की बात कर रही हैं? बिल्कुल। नीडो तानियाम की मौत के बाद सरकार ने ये समिति बनाई थी और इसने जो सिफारिशें दी थीं, अगर वो लागू हो जाती तो शायद आज हम ये चर्चा कर ही नहीं रहे होते। क्या थी वो सिफारिशें? क्या वो सिर्फ सतही थीं या सच में कोई बड़ा बदलाव लाने वाली थी? बहुत बड़ा बदलाव। वो सीधे कानून की जड़ पर हमला करने वाली थी। समिति ने IPC में 2 नई धाराएं जोड़ने का सुझाव दिया था। पहली थी धारा 153C। एक मिनट, 153C ये क्या करती? ये किसी भी व्यक्ति पर उसकी नस्ल, संस्कृति या शारीरिक बनावट के आधार पर कोई अपमानजनक शब्द कहने या कोई ऐसा काम करने को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना देती। गैर जमानती? हाँ, और सजा 5 साल तक की जेल। 5 साल? सिर्फ नस्लीय फप्ती कसने के लिए? ये तो गेम चेंजर होता। जो लोग सड़कों पर चिंकी या मोमो चिल्लाते हैं, वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचते। और दूसरी धारा क्या थी? दूसरी थी धारा 509A। इसके तहत किसी विशेष नस्ल के व्यक्ति का अपमान करने वाले किसी भी शब्द, इशारे या हरकत के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। ये सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल को ही एक गंभीर अपराध बना देती। तो 1 दशक पहले हमारे पास एक ठोस कानूनी समाधान था जो आज तक लागू नहीं हुआ। सिर्फ कानूनी ही नहीं, व्यवहारिक समाधान भी था। समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर के हर राज्य से 20-20 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाए, 10 पुरुष और 10 महिलाएं। अच्छा। ताकि पुलिस बल में बेहतर प्रतिनिधित्व हो और ऐसे मामलों को संभालने के लिए ज्यादा संवेदनशीलता हो। लेकिन ये सिफारिशें आज भी फाइलों में ही दबी हुई हैं। अगर हम भारत से बाहर देखें तो दूसरे देश ऐसे नफरती अपराधों से कैसे निपटते हैं? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मॉडल से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होता है। जैसे अमेरिका में मैथ्यू शेपर्ड एंड जेम्स बर्ड जूनियर हेट क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट जैसा एक मजबूत संघीय कानून है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उसे लागू करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ डेटा इकट्ठा करना स्वैच्छिक है। पुलिस अक्सर हेट क्राइम का मोटिव दर्ज करने से बचती है। अच्छा। इसलिए कई मामले कभी हेट क्राइम के तौर पे गिने ही नहीं जाते। मतलब अमेरिका में भी कानून कागज पर तो है, लेकिन असलियत में पीड़ित को न्याय मिलना पक्का नहीं है। काफी हद तक। इसके मुकाबले ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में ज्यादा संगठित सिस्टम है। वहां सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि उसे लागू करने के लिए पूरा एक ढांचा है। जैसे कि विशेष हेट क्राइम संपर्क अधिकारी होते हैं, ऐसे मामलों के लिए अलग से सरकारी वकील होते हैं और डेटा इकट्ठा करने की एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। ये तुलना साफ दिखाती है कि कानून के साथ साथ एक मजबूत संस्थागत इच्छाशक्ति और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है, जिसकी भारत में फिलहाल बहुत कमी है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? एंजल चकमा की मौत सिर्फ कुछ अपराधियों के हाथों हुई एक हत्या नहीं थी। ये एक तरह से पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाती है। एक तरफ समाज है जिसमें पूर्वोत्तर के नागरिकों के लिए गहरा पूर्वाग्रह भरा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा कानूनी ढांचा है जो इस नफरत को पहचानने और सजा देने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। ये मामला हमें बताता है कि समाधान 2 स्तरों पर खोजना होगा। पहला, कानूनी सुधार, मतलब बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को लागू करना और एक समर्पित हेट क्राइम कानून बनाना। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। दूसरा और ज्यादा जरूरी काम है संस्थागत और सामाजिक बदलाव लाना। मतलब पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार? हाँ, पुलिस की ट्रेनिंग में सुधार करना, हेट क्राइम का विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करना और स्कूलों से लेकर समाज तक लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करना। इन दोनों के बिना न्याय हमेशा अधूरा ही रहेगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत एक बहुत ही बुनियादी दुविधा की ओर इशारा करते हैं। जब किसी हाशिए पर रहने वाले समुदाय का कोई व्यक्ति
कहता है कि उसके साथ हुआ अपराध नफरत की वजह से था। उसके अनुभव में वो एक हेट क्राइम था। लेकिन हमारा आधिकारिक सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें उस मकसद का ठोस सबूत मांगती हैं। तो इस खाई को पाटने का बोझ किस पर होना चाहिए? उस पीड़ित पर जो पहले ही सब कुछ खो चुका है, या उस व्यवस्था पर जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी के जिए हुए सच और कानून की परिभाषा के बीच के फासले को कैसे कम कर सकते हैं।